हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, कल की तरह रोज़ की तरह और हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। एक और सीरीज लेकर आए हैं आज हम, और ये सीरीज होगी मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। और इसमें हम जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण होने जा रही है सीरीज रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। विशेष तौर पर हमने आरपीएफ को टारगेट करके बनाई है ये सीरीज। चलिए तो इसे हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, और क्वेश्चन है, ये कह रहा है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, कौमा, यहाँ बताना क्या आएगा, को मानना और रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या एक क्या समानता और स्वतंत्रता, या ऑप्शन सेकंड ये कह रहा है एकता और अखंडता, समानता और बंधुत्व, या आध्यात्मिकता और एकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जो भारत का संविधान है और उसकी प्रस्तावना में भी ये लिखा है संप्रभुता और एकता अखंडता, ये चीज़ कहाँ पर भी लिखी है। एकता और अखंडता का जो वर्णन करता है वो प्रस्तावना भी करती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एकता और अखंडता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार अगर हम देखें तो भारत की जो संप्रभुता और एकता, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या होगा, यह कर्तव्य होगा। हाँ, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखे, ठीक है, और रक्षा करने के लिए तैयार रहे। आइए दोस्तों, इसका जो वर्णन है, अगर हम बात करें जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है वो किस में दिया है, संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसका जो वर्णन है वो दिया गया है, जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पर दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं भाग 4A में। किस में दिए गए हैं, 4A में दोस्तों। तो 4A यानी कि ये वाला भाग कब ऐड हुआ था, तो ये ऐड हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में ये वाला भाग ऐड हुआ था। और इसमें जो आर्टिकल जोड़ा गया था इसके माध्यम से, तो वो आर्टिकल है जो आर्टिकल जोड़ा गया था, तो 51A। कौन सा जोड़ा गया था, 51A। और इसी आर्टिकल के तहत और इसी भाग के तहत इसमें भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो वो कितने जोड़े गए थे उस समय पर, 1976 में। तो केवल उस समय पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इनमें से जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। वो कब जोड़ा गया था, तो 1900 नहीं, ये कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 2002 में। और जब संविधान संशोधन हुआ था तब वो कौन से नंबर का था, तो वो था 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो अवश्य करानी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। तो आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है, तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है समाजवादी। क्या होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ये अनिवार्य विशेषता है आर्थिक नियोजन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में अगला क्वेश्चन कह रहा है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बता दूं दोस्तों आपको, तो 1969 का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये प्रथम राष्ट्रीयकरण था, यानी कि ये प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण था, ठीक है ना। तो ये कौन से चरण का था, तो ये था प्रथम चरण का, ठीक है। और इस समय 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो अगर हम बात करें जो दूसरा चरण था, जो सेकंड चरण था, तो इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था सेकंड चरण में, तो वो किया गया था
6 बैंकों का, कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। और किस सन में किया गया था? तो 1980 में, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्ययों के बीच अंतर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो घाटे का बजट होता है तो उसमें ये चीज़ बताई जाती है, कुल प्राप्तियां और कुल बजट का जो अंतर होता है वो घाटे का बजट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो कह रहा है भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? जो भारतीय राज्य नागालैंड है तो इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? जो अपना तिरंगा है, क्या है? तिरंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जो तिरंगा है अपना, ये इस तिरंगे में कितनी तिलियाँ हैं? इस तिरंगे में जो चक्र दिया गया है इस चक्र में कितनी तिलियाँ हैं? तो इसमें 24 तिलियाँ, कितनी हैं? 24 तिलियाँ, जो कि किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 तिलियाँ। कितना होगा? 24 तिलियाँ, जो धर्म चक्र के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है, या इसे समय चक्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये 24 अगर हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो 24 जो धर्म ऋषियों का भी ये प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है ना, इसके माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो पंचायती राज स्थापित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, ठीक है, पंचायती राज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अनुच्छेद 40, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस भाग में आता है? तो ये भी भाग 4 में आएगा। किस में आएगा? भाग 4, यानी ये पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 4 में ये आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 17 सबको पता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, ठीक है। अस्पृश्यता का इसमें वर्णन दिया गया है आर्टिकल 17 में, यानी कि छुआछूत को दूर करता है, ठीक है। और इसे जो ताकत मिलती है वो किस अधिनियम के तहत और ज़्यादा ये ताकतवर हो जाता है ये आर्टिकल? तो वो है SC/ST एक्ट। क्या? SC/ST एक्ट जो आया था वो कब आया? 1955। इसके माध्यम से इस अनुच्छेद को और ज़्यादा ताकत मिलती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा 78 के बाद 79। जी हाँ दोस्तों, 79 वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो था मथुरा जो सूरसेन की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, जो कृष्ण नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो 16 महाजनपद थे उस समय सूरसेन, तो वो सूरसेन वर्तमान का जो ब्रज क्षेत्र है यानी कि जो हम कह सकते हैं मथुरा, तो मथुरा इसकी राजधानी थी सूरसेन महाजनपद की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो आयोजित जो किया गया था तो किस संप्रदाय के प्रचार के लिए किया गया था? तो ये है बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका नाम है महायान, और दूसरी शाखा कौन सी है? वो है हीनयान, ठीक है ना। तो महायान शाखा का प्रचार करने के लिए इसका आयोजन किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महायान, ठीक है। तो और अगर हम इसमें देखें तो महायान कब आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी जो सभा 643 ईस्वी में। कब हुई थी? 643 ईस्वी में, यानी कि हर्ष के समय पर हुई थी। तो उस समय राजा कौन थे? हर्ष। इसमें 18 देशों के राजाओं ने भाग लिया था। कितने देशों के राजाओं ने? 18 देशों के राजाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। इसमें क्या लिया? भाग दिया। और हीनयान संप्रदाय के कितने थे? हीनयान संप्रदाय के इसमें 3000 बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, और महायान, ठीक है। चलिए दोस्तों, और 3000 ब्राह्मण और जैन ये भी लोग थे, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी तो वो किसने की थी? अगर हम अध्यक्षता की बात करें
तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो चीनी यात्री था जिसका नाम था वेन सांग। वेन सांग ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शंस दिए गए हैं। अब्दुल गफ्फार खान, विठल भाई, या गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, सचिन सन्याल और जोगेश चटर्जी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, इन्होंने स्वराज पार्टी की, यानी कि इन्होंने ही मांग की थी किसकी? तो इन्होंने मांग की थी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्थापना की। ठीक है ना। चलिए अगर हम देखें तो उन्होंने कब की थी ये स्थापना? तो इसका जो आंसर होगा, तो उन्होंने कब की थी? तो 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी 1923। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो बताइए, तो पहली बार चुनाव कब कराए गए थे? तो ये दोस्तों भारत शासन अधिनियम आता है 1935, उसके बाद ही इसमें भारत में चुनाव होना शुरू होते हैं। ठीक है, उसमें कंपलसरी कर दिया गया था कि भारत में चुनाव स्टार्ट कर दिए जाएंगे और चुनाव होंगे, उसके बाद ही सरकार बनेगी। चलिए दोस्तों, तो वो कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, और उस समय जो वायसराय थे भारत के, तो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लिनलिथगो ने ये शुरू करवाया था। पहली बार चुनाव हुए थे और ये कब हुए थे? 1936-37 में। कब हुए थे? 1936 और 37 में। ठीक है, इस दौरान चुनाव हुए थे। और कितने प्रांतों में हुए थे? तो 11 प्रांतों में। ठीक है ना, 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुए थे। चलिए, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी जो संघनता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी स्तूपों की कहाँ पर है? तो वो है किस राज्य में? तो वो MP में है, यानी मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो बौद्ध स्तूप हैं तो वे कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा यानी कि मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाईपुसम कौन सा? थाईपुसम जो त्यौहार है, थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो थाईपुसम ये तमिल भाषा का शब्द है, तेलुगु भाषा का, सॉरी, थाईपुसम नहीं, तमिल होगा ये। इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिल। ये तमिल भाषा का शब्द है, और यानी कि ये तमिली लोग इसे मनाते हैं। तो तमिल माह में ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है ना, और ये कब होता है? ये इसका टाइम पीरियड जनवरी फरवरी। कब होता है? यानी जनवरी और फरवरी की टाइम पीरियड में। ठीक है ना। चलिए, ऐसा माना जाता है जो सुपर दमन को पराजित किया था माता पार्वती ने, तो उसके बाद में पराजित करने के लिए एक मुरुगन को एक बछड़ी दी थी, बछिया बोलते हैं। ठीक है, वो दी थी। तो उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका तो आंख बंद करके आंसर लगा दोगे आप। तो ये कौन सा आंसर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद के नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो के नदी किसकी सहायक नदी है? के नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है यमुना की। किसकी है? यमुना की है। ठीक है, के नदी जो मध्यवर्ती भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की जो प्रमुख नदियों में से एक है। तो ये किसकी सहायक नदी है? यानी यमुना की सहायक नदी है। और दो राज्यों के मध्य यानी MP और उत्तर प्रदेश, यह नदी दो राज्यों यानी कि MP और उत्तर प्रदेश के से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है ना, कहाँ पर होती है ये प्रवाहित? तो MP और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ती हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं, मणिपुर की जो सीमा लगती है तो किन राज्यों से लगती है? चलिए, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, या नागालैंड, मिजोरम, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, सिक्किम है, जिसमें सिक्किम दिया तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसे काट दो। हाँ, और इसके बाद में अगर देखें मेघालय, तो जो मेघालय दिया है, मेघालय भी नहीं होगा इसमें। क्या नहीं होगा? मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका मेघालय भी नहीं होगा, ये इसका है नहीं। तो बचा क्या? नागालैंड, मिजोरम और असम। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नागालैंड, मिजोरम और असम। देखिए चित्र कैसा बनेगा इसका,
यानी कि मैं एक चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यानी कि ये कुछ इस प्रकार का है, ठीक है ना। ये अपना असम है, और असम में ही अगर हम देखें, ये क्या है, ये तो असम है। असम के बाद में और यहाँ से स्टार्ट होता है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये यहाँ पर क्या है, तो नागालैंड है, और इसके नीचे क्या है, ये मणिपुर है। ये क्या है, मणिपुर, ये नागालैंड, और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इसके नीचे ये है मेघालय, ठीक है। और यहाँ पर है त्रिपुरा, और इधर मिजोरम, क्या है, मिजोरम। तो आप देख रहे होंगे, तो इसकी जो सीमा बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, किस राज्य के साथ में, ये है मणिपुर। मणिपुर की सीमा है तो असम और नागालैंड, और नीचे मिजोरम, ठीक है ना। ये मिजोरम है, क्या है, ये मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सीमा लग रही है। और इसके बाद में और किससे सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो वो है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के साथ में इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 ये कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है, तो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है हिमालय, तो इसका राइट आंसर है, तो ये हिमालय एक बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, ये बलित पर्वत है, ठीक है ना। हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण अगर देखा जाए तो जिसका निर्माण पृथ्वी की दो या दो से अधिक जो विवर्तनीय प्लेटें होती हैं उनके साथ ढकेलने से हुआ है, ठीक है ना। जब दो प्लेटें, एक प्लेट ये, ठीक है ना, और एक प्लेट ये, जैसा आपस में जब टकराएगी तो बीच में जो मलबा है वो कहाँ पर, ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जब दो प्लेटें टकराती हैं तो उससे ये इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है, ठीक है ना। चलिए, किस भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होती है, तो सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो वो है राजस्थान, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर कौन सा है, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है, पवन, तापमान, नमी और विकल्प सभी सही है। तो इसका राइट आंसर आपको आंख बंद करके लगा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा राइट आंसर ये सभी, ठीक है। ये सभी मौसम के तत्व हैं, ठीक है ना। पवन, तापमान और नमी, ठीक है, ये सभी मौसम के क्या हैं, तत्व हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा स्केल है जिससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो रेक्टर पैमाना। क्या बताते हैं, रेक्टर पैमाना। तो रेक्टर पैमाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, रेक्टर पैमाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो 92 इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या वो एल्कोहल है, या मीथेन, या मिट्टी का तेल, या फिर पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक किसका है, तो वो होता है वाटर का, यानी पानी का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पानी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93, ये कह रहा है एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है, तो इसमें क्या रेखीय वेग, या कोणीय गति, या कोणीय विस्थापन, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 93 का, तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कोणीय गति है। तो जो कोणीय गति है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, वो अपने अक्ष पर ही घूमेगी, ठीक है ना। अपना अक्ष चेंज नहीं करेगी। जैसे आप देखते होंगे पृथ्वी का भी अपना अक्ष सेम है 23.5 मतलब 23.5 डिग्री, ठीक है। और जो और भी उपग्रह घूमेंगे तो अगर वो जिस अक्ष में छोड़ दिए जाएंगे तो उसी अक्ष में घूमते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टि है यानी कि प्रेस वायोपिया को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जब जरा दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाएगा तो उसके लिए वायोफोकल नाम का जो लेंस होता है वो लगाया जाता है, ठीक है ना। बायोफोकल कौन सा लगेगा,
बाइफोकल नाम का जो लेंस है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं इधर साइड में, ऑप्शंस दे रखे हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या फिबुलिन या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 95, और 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एल्बुमिन। ठीक है ना, क्या होगा एल्बुमिन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो 96 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जल। क्या होगा जल। ठीक है ना, क्या होगा जल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा इस वाले का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है तो इसका राइट आंसर होगा जल, यानी जल में हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है ना, H2O बोलते हैं। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सा है। तो हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सा है। तो कौन सा गैस है जो इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो है हीलियम गैस भर के गुब्बारों को उड़ा दिया जाए तो वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारक का निर्माण होता है। तो किसके उत्सर्जन से होता है संभारक का निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 98 का ऑप्शन नंबर 3 यानी बीटा करण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला पूछा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या समशीतोष्ण वन या पतझड़ वन या घास भूमि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 99 का जो राइट आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होंगे, ठीक है ना, वहाँ पर सर्वाधिक विविधता पाई जाएगी। ठीक है, जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो ये करा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया है, यानी किस राज्य में किया गया 3D प्रिंटेड मंदिर का। इसका ऑप्शंस है बिहार, तेलंगाना, केरल या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका 100 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी तेलंगाना। कौन सा होगा तेलंगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 101 और 101 ये क्वेश्चन है जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है। गन्ना, मक्का, जट्रोफा, ये सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जैव ईंधन, यानी जैव ईंधन किसका, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कौन सी फसल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये सभी फसल हैं। ठीक है ना, जिसका प्रयोग जैव ईंधन के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है, मिक्सर और ग्राइंडर या पिक करने वाली ये मशीनें पिक करने वाली वस्तुएं या एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर। तो किस में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 102 का जो राइट आंसर है वो होगा क्लोरोफ्लोरो का, यानी CFC बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं CFC का जो यूज है वो किस में नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा मिक्सर और ग्राइंडर, किस में नहीं किया जाएगा मिक्सर और ग्राइंडर में किया जाएगा। पैक करने वाली वस्तुओं और एयर कंडीशनर होते हैं और रेफ्रिजरेटर उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए समलैंगिक के जो विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा बन गया है। तो पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा 103 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, चलिए आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, ये कह रहा है चाल क्या है। तो चाल क्या है, यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है, या यह प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग, या यह इकाई दूरी तय करने पर लगाया जाने वाला बल, या यह प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का त्वरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 104 का इकाई क्या है, तो वो है यह इकाई समय में,
यानी किसी एक समय की दूरी है। इसका राइट आंसर वो क्या होगा, यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, एक समय में एक दूरी तय की जाती है वही होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। ये कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है। तो कौन सा राज्य है जिसका राजकीय पशु हाथी नहीं है। इसका मतलब ये इसमें 3 ऑप्शन है जिसका राजकीय पशु कौन सा होगा, हाथी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 105 का, यानी कि ऑप्शन होगा इसमें असम। असम का राजकीय पशु हाथी नहीं है। ठीक है ना। झारखंड, केरल और कर्नाटक यहाँ पर हाथी है। ठीक है ना। चलिए ये कह रहा है बैंकों और एनबीएफसी के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मानदंडों को कड़ा करने के हिस्से के रूप में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार को 100% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 106 का 1, यानी 125%। कितना कर दिया है ये, इसका राइट आंसर होगा 125%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई भाषाओं में सर्वाधिक गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो वो कौन व्यक्ति जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है, जिसने कई भाषाओं में सर्वाधिक गीतों की रिकॉर्डिंग की है। ठीक है ना। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं। चलिए उनका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर यानी 4 पी सुशीला। जो पी सुशीला हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड अपना नाम किया है। ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। चलिए ये दक्षिण भारतीय भाषाओं की महान पार्श्व गायिका थी। ठीक है ना। चलिए पार्श्व गायिका यानी कि पर्दा के पीछे गाने वाली गायिका हैं। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो आइए दोस्तों, नेपाल का जो लोकप्रिय खेल है वो बताना है। क्या फुटबॉल है या क्रिकेट है या ट्रैकिंग या बेसबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा फुटबॉल, यानी फुटबॉल नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, वो देखते हैं। किस देश की रहने वाली सेनिस फ्लासियो, क्या नाम है, सेनिस फ्लासियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता था। तो ये किस देश की थी। इसका राइट आंसर होगा निराकागुआ। किसकी, तो निराकागुआ देश की थी ये। किस देश की, निराकागुआ। ठीक है ना। तो ये 72वां मिस यूनिवर्स हुआ था 2023 का, तो उसका जो खिताब था इन्होंने अपने नाम किया। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है। तो जैव विविधता की हानि या अम्लीय वर्षा, वनारोपण, खाद्य का आनुवंशिकीय रूपांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 110 का राइट आंसर क्या होगा, वनारोपण जो है ना वो पर्यावरण की कुछ समस्या नहीं है। ठीक है। ये तो उल्टा, इसमें वन रोपण करोगे आप तो पर्यावरण को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है। अच्छा करेगा, पर्यावरण को स्वस्थ करेगा और पर्यावरण की जो विविधता है उसे बढ़ाएगा। तो वनारोपण से पर्यावरण का वातावरण मतलब पर्यावरण शुद्ध होता है और जो जंगल हैं वो बनेंगे। ठीक है ना। जो जैव विविधता की हानि है इसका, ठीक है, इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। अम्लीय वर्षा होगी तो नुकसान होगा। खाद का आनुवंशिक रूपांतरण होगा तो पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इधर, और ये क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 111। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा परिवर्तक नहीं है। तो कौन है जो एक ऊर्जा परिवर्तक नहीं है। भाप का इंजन, समतल कांच, सोलर पैनल या विद्युत इस्त्री है। तो कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, समतल कांच। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता था। T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका या फिर भारत। तो कौन सा देश है जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। किसने जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप 2023 के जो फाइनल में मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को कितने 6 विकेट से हराया था। कितने विकेट से हराया था, तो 6 विकेट से। ठीक है ना,
चलिए इसके बाद में अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, CD रोम एक है, तो CD रोम क्या है, क्या माइक्रो प्रोसेसर है या स्टोरेज मीडियम है या मैग्नेटिक डिस्क है या MP3 फाइल है। तो CD रोम क्या है, तो CD रोम जो है एक स्टोरेज मीडियम है। कैसा है ये, CD रोम, यानी CD रोम फ़ोन में रोम होती है, ठीक है, यानी मेमोरी को कहते हैं, ठीक है, स्टोरेज को कहते हैं CD रोम, ठीक है। चलिए यानी कि ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है। क्या कनाडा, रूस, इजराइल या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 114 का इसका राइट आंसर है इजराइल। क्या होगा, जो इजराइल है, इजराइल ने भागीदारी की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक रॉयल मॉक्सहैम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है। 115 इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, आउटला यानी इंडियाज बेंटिंग क्वीन एंड मी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली, यह नदी किस राज्य में है। पंपा नदी, दोस्तों पंपा नदी नाम नहीं सुना होगा, पंपा नदी किस राज्य में है बताना है। 116 का जो राइट आंसर है वो होगा केरल। पंपा नदी कहाँ पर है, केरल, ठीक है ना। जो अनुसंधानकर्ताओं ने केरल के पैथनमथिता, क्या नाम, पैथनमथिता, नाम भी बहुत अजीब है, पैथन मथिथा, ठीक है, मथिथा में स्थित पंपा नदी, जो पंपा नदी है, पंपा नदी में खाने योग्य जो ताजे जल की मछली की नई प्रजातियों की खोज करने की घोषणा की है। इसका नामकरण लेबियो फिलीफेरस के रूप में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पूंजीगत अभिलाभ कर की सही व्याख्या करता है। लाभांश पर कर कॉर्पोरेट बॉन्डों से प्राप्त होता है या ब्याज पर कर बैंक की सर्वाधिक जमाओं से प्राप्त होता है। शेयरों की बिक्री से लाभ पर कर को 12 महीनों से अधिक अवधि के लिए अपने पास रखा जाता है या 1 वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ कर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर है 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है, 1 वर्ष के दौरान जो पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से जो लाभ होता है, लाभ पर जो कर प्राप्त होता है वही होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरा और फोना किससे संबंधित हैं। फ्लोरा और फोना ये दोनों किससे संबंधित हैं। तो फ्लोरा और फोना से तात्पर्य क्या है, यानी ये पौधों और जीव जंतुओं से संबंधित है। किससे, पौधे और जीव जंतु, यानी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर 3, पौधे एवं जीव जंतु। जो फ्लोरा शब्द है, फ्लोरा शब्दों का प्रयोग पौधों के जीवन के विषय में चर्चा करने हेतु किया जाता है, यानी जो पौधों के जीवन के विषय में किया जाता है, ठीक है, चर्चा के लिए। और फौना शब्द का जो प्रयोग है वो जीव जंतु के जीवन से संबंधित है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं, यानी कि दोनों का जो संबंध किससे, पौधे और जीव जंतु, ठीक है। फ्लोरा का संबंध पौधों से और फौना का संबंध तो जंतु से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 के बाद आता है 118 कहाँ, 118 हो गया, अब 119 आएगा, ठीक है ना। चलिए 119 में ये कह रहा है, तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी, तो वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। तो क्या ऑप्शन चीन या भूटान, तुर्की, जापान। तो किस देश का है, तो ये है भूटान का। किसका है ये, भूटान,
ठीक है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, भूटान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? दीव और केरल के बीच, या पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच, खंबात की खाड़ी, या केप कोमोरिन के बीच, या महाराष्ट्र और केरल के बीच? तो इसका जो राइट आंसर है वो महाराष्ट्र तो होगा नहीं, क्या नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर नहीं होगा। दूसरा खंबात की खाड़ी, ये नहीं होगा, केप कोमोरिन वाला क्षेत्र बता रहा है। पहला कह रहा है दीव और केरल, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, पूर्वी के बारे में बात चल रही है, तो वो है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। ठीक है ना, तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में ये स्थित है। ठीक है, जो बीच स्थित है भारत का एक विस्तृत जो भूभाग है को संदर्भित करता है, जिसे कहते हैं भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। ठीक है ना, यह जो मैदान है महानदी गोदावरी और कृष्णा कावेरी नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा के कारण ये पूर्वी तटीय है। ठीक है ना। चलिए, तो कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर आती हैं इधर, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये नदियाँ यहाँ पर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और जो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। ठीक है ना, कैसा है, ये अधिक चौड़ा है। यह एक आकस्मिक तट का उदाहरण है। कैसा है, यानी कि आकस्मिक, इसमें बंदरगाहों की संख्या बहुत कम है। ठीक है ना, यहाँ पर जो बंदरगाह हैं वो कैसे कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा, और बहुत सारे यानी कि सेगमेंट वगैरह ला के यहाँ पर छोड़ती हैं। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आरपीएफ किसके लिए है, ये तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कांस्टेबल के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी की सीरीज चल रही है ये, और उसी से संबंधित हमने ये सीरीज शुरू की है, और डेली एक एक सीरीज लेके आते हैं जीएस के। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो उम्मीद है आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, और रोज़ मन लगा के पढ़ते रहें। ठीक है, कहीं से भी पढ़ें पर पढ़ते ज़रूर रहें। ठीक है, आपका जीवन, ये विद्यार्थी का जो जीवन होता है तो वो संघर्ष भरा होता है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहोगे तो कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल ज़रूर करोगे। ठीक है, चलिए बाय। चलिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।